हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ सिद्धार्थ। एंड बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एचसी वर्मा बुक के क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 42 तक सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और पूरा वीडियो देखने की जरूरत आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लोगों को टाइम स्टैम्प मिल जाएगी। एंड जिन जिन क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है, बस केवल वही वही क्वेश्चन देख करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 31 में हम लोगों को कहा है, कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, बोथ द पुलीज एंड द स्ट्रिंग आर लाइट एंड ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस। सो फर्स्ट पार्ट में फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मास कैपिटल एम, देन इन सेकेंड पार्ट फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, एंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली ए शोन इन फिगर। तो चलो आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले तो यहां पर कंस्ट्रेंट रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस से कि ये जो 2m मास का ब्लॉक है, ये अगर x डिस्टेंस राइट में जाता है तो जो ये m मास का ब्लॉक है ये कुछ y डिस्टेंस नीचे जाता होगा। ठीक है, अब देखो, अगर तो 2m मास का ब्लॉक x राइट में जाता है तो ये जो 2m मास का ब्लॉक है ये पुली B से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है ना, मतलब ये जो पुली B है ये भी x राइट में जाएगी। ठीक है ना, मतलब थ्रेड का ये जो ऊपर वाला सेगमेंट है ये भी x लेंथ से स्लैक होगा, और थ्रेड का ये जो नीचे वाला सेगमेंट है ये भी x लेंथ से स्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस थ्रेड में टोटल स्लैकनेस कितनी प्रोड्यूस हुई? 2x। ठीक है, और इस m मास के ब्लॉक के y डिस्टेंस नीचे जाने से ये जो थ्रेड है ये y लेंथ से स्ट्रेच हो गई। ठीक है ना, अब अगर इस थ्रेड को हमेशा टाइट रहना है तो इसमें जितनी स्लैकनेस प्रोड्यूस हुई है उतना ही इस थ्रेड को स्ट्रेच होना होगा। तो हम कह सकते हैं 2x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो ये कंस्ट्रेंट हमारे पास डेवलप हो गया। कहने का मतलब ये है कि जो 2m मास का ब्लॉक है ये अगर a एक्सेलरेशन से राइट में जा रहा होगा तो ये जो m मास का ब्लॉक है ये 2a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जा रहा होगा। ठीक है, यहां तक बात हम लोगों को क्लियर है। अच्छा, अब देखो, अगर ये m मास से जो थ्रेड कनेक्टेड है इसमें टेंशन T है, तो जो थ्रेड पुली B और 2m से कनेक्टेड है उसमें टेंशन 2T होगी। ठीक है, तो हमने टेंशन भी हर जगह पर चेक कर ली और दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन में एक रिलेशनशिप भी डेवलप कर लिया। अब बारी बारी से दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैपिटल एम की। तो देखो, कैपिटल एम के केस में क्या हो रहा होगा? कैपिटल एम की अगर हम लोग बात करें तो इसके ऊपर देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। एक तो अर्थ इसको mg से डाउनवर्ड पुल कर रही होगी, और जिस थ्रेड से ये जुड़ा हुआ है वो थ्रेड इसको टी टेंशन से अपनी तरफ पुल कर रही होगी, और इन सभी फोर्सेस की प्रेजेंस में ये जो ब्लॉक है ये 2a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा। ठीक है, तो इसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन क्या हो जाएगी? mg माइनस टी नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये तो बात हो गई m मास के ब्लॉक की। अब ऐसे ही एक बार 2m मास के ब्लॉक को भी देख लेते हैं। तो अगर मैं 2m मास के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो देखो 2m मास के साथ क्या हो रहा है, इसके ऊपर तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एकमात्र फोर्स 2t ही लग रहा है। ठीक है, और इस फोर्स की प्रेजेंस में ये जो 2m मास का ब्लॉक है ये a एक्सेलरेशन से राइट में जा रहा है। तो इसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2t इज इक्वल टू नेट फोर्स बराबर मास 2m इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, या फिर अगर मैं इस पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं तो मैं इसको लिख सकता था t इज इक्वल टू ma। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, तो अब देखो भाई, हमारे पास दो इक्वेशंस है।
अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें तो ये t और ये t ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली देखो हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास आ गया mg इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर हमारे पास आ गया 2ma प्लस ma, मतलब कि 3ma, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करा, फाइनली हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू g/3, परफेक्ट। तो जो 2m है वो तो g/3 के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, पर हमको तो कैपिटल M की एक्सेलरेशन पूछी थी। तो कैपिटल M की एक्सेलरेशन कितनी थी, कैपिटल M की एक्सेलरेशन तो 2a थी। इसका मतलब कैपिटल M की एक्सेलरेशन कितनी आ गई, वो आ गई 2g/3, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हम लोगों ने कैपिटल M की एक्सेलरेशन फाइंड कर ली। उसके बाद हम लोगों को जो m मास से कनेक्टेड थ्रेड है उसमें टेंशन कैलकुलेट करके बतानी थी, ठीक है। ये t का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करके बताना था। तो भाई बहुत सिंपल है, ये जो हम लोगों को इक्वेशन नंबर 2 दिखाई दे रही है, इसमें हम लोग a का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, t इज इक्वल टू ma, और a का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करा g/3, मतलब t इज इक्वल टू mg/3। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमें m की एक्सेलरेशन भी पता लग गई और m से कनेक्टेड थ्रेड में टेंशन भी पता लग गई, ठीक है। अब क्वेश्चन के सी पार्ट में हमसे पूछा था कि ये जो पुली A है इस पर क्लैंप कितना फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जो पुली A है इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो पुली A के साथ क्या हो रहा होगा, अब ये जो पुली है इसको थ्रेड लेफ्ट साइड में T टेंशन से अपनी तरफ पुल कर रही होगी और इसको दूसरी वाली साइड से पुली T टेंशन से डाउनवर्ड पुल कर रही होगी, ठीक है। तो इन दोनों टेंशंस की वजह से, जो थ्रेड की वजह से पुली के ऊपर एक रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा, वो लग रहा होगा √2t, ठीक है बात। लेकिन ये जो पुली है ये तो क्लैंप से जुड़ी हुई है, और क्लैंप इस बात को इंश्योर करके रखेगा कि ये पुली कहीं भी मूव ना कर पाए, मतलब पुली की एक्सेलरेशन 0 रहनी चाहिए। कहने का मतलब है कि पुली के ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स पुली के ऊपर 0 कैसे होगा, तो इसके ऊपर जितना √2t फोर्स लग रहा है उतना ही √2t फोर्स इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए। और ये फोर्स इस पुली के ऊपर कौन लगा रहा होगा, ये फोर्स इस पुली के ऊपर क्लैंप लगा रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्लैंप की वजह से इस पुली के ऊपर कितना फोर्स लग रहा था, √2 इंटू mg/3, परफेक्ट। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है, क्लियर है एकदम। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 32 में हम लोग को कहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M in the situation shown in figure. All the surfaces are frictionless and the pulleys and the strings are light. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को कैपिटल M की जो एक्सेलरेशन है वो फाइंड करके बतानी है। अब देखो यहां पर मुझे मल्टीपल थ्रेड पुली सिस्टम दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले तो यहां पर कंस्ट्रेंट रिलेशन की एक इक्वेशन हम लोगों को डेवलप करनी होगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लेट अस से कि ये जो m है ये जब कुछ x डिस्टेंस अप द इंक्लाइन जाता होगा तो जो 2m है ये y डिस्टेंस डाउनवर्ड जाता होगा, ठीक है बात। अब ये जो थ्रेड है इसमें मुझे 3 सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इन तीनों सेगमेंट्स को मैं नंबर कर देता हूं। तो ये हो गया पहला वाला सेगमेंट, सेगमेंट नंबर 1, ये हो गया सेगमेंट 2 और ये हो गया सेगमेंट 3, ठीक है। ये 3 सेगमेंट्स हो गए। अब यार देखो जब ये m मास का ब्लॉक अप द इंक्लाइन जाएगा तो इस थ्रेड का जो सेगमेंट नंबर 1 है ये x लेंथ से स्लैक हो जाएगा, ठीक है। और जब ये 2m मास का ब्लॉक y नीचे जाएगा तो ये 2m मास का जो ब्लॉक है
ये इस पुली से डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब ये जो पुली है ये भी y नीचे जाएगी। अब इस पुली के y नीचे जाने से जो सेगमेंट नंबर 2 है ये भी y लेंथ से स्ट्रेच होगा, और जो सेगमेंट नंबर 3 है ये भी y लेंथ से स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस पूरी की पूरी थ्रेड में अगर देखा जाए तो कितनी स्लैकनेस प्रोड्यूस हुई, x लेंथ की स्लैकनेस प्रोड्यूस हुई, और ये जो थ्रेड है ये कितनी लेंथ से स्ट्रेच हुई, तो ये जो थ्रेड है ये 2y लेंथ से स्ट्रेच हो गई। अब अगर इस थ्रेड को हमेशा टाइट रहना है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जितनी इस थ्रेड में स्लैकनेस प्रोड्यूस हुई है उतना ही इस थ्रेड को स्ट्रेच होना होगा। मतलब हम कह सकते थे x इज इक्वल टू 2y। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास एक कंस्ट्रेंट डेवलप हो गया। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 2m जो है ये a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो जो m है ये ऊपर जा रहा होगा 2a की एक्सेलरेशन से। ठीक है, अच्छा, तो भाई ये तो दोनों की एक्सेलरेशन में हमने एक रिलेशनशिप डेवलप कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब बारी बारी से दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। अच्छा, यहां पर देखो, अगर m मास के ब्लॉक से जो थ्रेड कनेक्टेड है उसमें टेंशन T है, तो इसका मतलब जो थ्रेड 2m से कनेक्टेड है इसमें टेंशन 2T होगी। ठीक है, हाँ, यहां तक क्लियर है हम लोगों को। ठीक है, चलो अब दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो अगर मैं 2m की बात करता हूं तो 2m देखो, 2m के साथ क्या हो रहा होगा, 2m को अर्थ जो है वो 2mg से डाउनवर्ड पुल कर रही होगी। जिस थ्रेड से 2m कनेक्टेड है वो थ्रेड इसको 2t टेंशन से अपनी तरफ पुल कर रही होगी, और इन सभी फोर्सेस की प्रेजेंस में ये जो 2m है ये a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा। ठीक है, मतलब 2m के लिए न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2mg माइनस 2t नेट फोर्स बराबर मास 2m इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये तो 2m के फ्री बॉडी डायग्राम से आ गए हमारे पास। ऐसे ही हम लोग m का भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो m के साथ क्या हो रहा है, m के लिए अगर हम लोग बात करें तो m को जो थ्रेड है वो t टेंशन से अपनी तरफ पुल कर रही होगी। ठीक है, और डाउन द इंक्लाइन इसके ऊपर mg साइन थीटा एक्ट कर रहा होगा, जो कि कितना हो जाएगा mg/2, और इन सभी फोर्सेस की प्रेजेंस में ये जो 2m है ये अप द इंक्लाइन मूव कर रहा होगा विद एन एक्सेलरेशन 2a। ठीक है, तो इसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन क्या हो जाती, t माइनस mg/2 नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब m इंटू 2a। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर एक काम करते हैं, ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई अगर कर लेता हूं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2t माइनस mg इज इक्वल टू 4ma। अब देखो फायदा क्या हुआ, अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को ऐड करता हूं तो ये जो 2t है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2t कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या बच गया, 2mg माइनस mg, मतलब कि mg इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर आ गया 2ma प्लस 4ma, मतलब कि 6ma। ठीक है, तो जैसे ही इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व करा फाइनली वी गेट a इज इक्वल टू g/6। लेकिन हम लोगों को तो कैपिटल M की एक्सेलरेशन फाइंड करके बतानी थी, तो कैपिटल M की जो एक्सेलरेशन है वो तो 2a थी, तो इसका मतलब कैपिटल M की एक्सेलरेशन कितनी होगी, g/3। परफेक्ट, सो g/3 विल बी दी फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर एकदम।
चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन में हम लोगों को कहा है फाइंड द मास कैपिटल एम ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक शोन इन फिगर विच विल प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग ओवर द ट्रायंगुलर ब्लॉक, ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस एंड द स्ट्रिंग्स एंड द पुलीज आर लाइट। अच्छा, तो भाई देखो, इस क्वेश्चन में हमको कहा है कि ये जो स्मॉल एम मास का ब्लॉक है ये इस वेज के ऊपर स्लिप नहीं करना चाहिए। तो हम ये बात जानते हैं कि अगर इस स्मॉल एम मास के ब्लॉक को वेज पर स्लिप होने से बचाना है तो ये जो वेज है ये कितनी एक्सेलरेशन से मूव कर रही होगी? जी tan थीटा से। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर ये वेज जी tan थीटा से मूव कर रही होगी तो इसका मतलब ये है कि ये जो कैपिटल एम मास का ब्लॉक है ये भी डाउनवर्ड जी tan थीटा से ही मूव कर रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इस कैपिटल एम मास के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो हमको क्या दिखाई देगा? अर्थ इसको mg से अपनी तरफ पुल कर रही होगी एंड लेटस से ये जो थ्रेड है इसमें टेंशन T है, तो ये जो थ्रेड है ये इसको T टेंशन से अपनी तरफ पुल कर रही होगी और इन सभी फोर्सेस की प्रेजेंस में ये जो ब्लॉक है ये जी tan थीटा से डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा होगा। ठीक है ना एकदम। तो इसके लिए हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन क्या लिख सकते थे? हम कह सकते थे mg माइनस टी नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब mg tan थीटा। तो इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। चलो, ये तो बात हुई कैपिटल एम की। अब ये जो वेज है और ये वेज के ऊपर जो ब्लॉक रखा हुआ है इस पूरे को हम एक सिस्टम मान लेते हैं। ठीक है, ये स्मॉल एम मास के ब्लॉक को और इस वेज को पूरे को मैंने एक सिस्टम मान लिया। अब मैं इस पूरे सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। तो भाई ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है इसका मास कितना हो गया? m डैश प्लस स्मॉल m, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो सिर्फ ये T ही है और इस फोर्स की वजह से ये जो सिस्टम है ये जी tan थीटा की एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन क्या हो जाएगा? T इज इक्वल टू m डैश प्लस स्मॉल m इंटू जी tan थीटा। इसको हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो ये T और ये T कैंसिल आउट हो गया। फाइनली मेरे पास क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड पर mg इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर जी tan थीटा मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया मेरे पास m डैश प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ठीक है, अब g और g तो कैंसिल आउट हो गया। तो देखो फाइनली ये क्या हो गया? कैपिटल M इंटू 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू m डैश प्लस स्मॉल m इंटू tan थीटा। ठीक है, तो अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता था? कैपिटल M इज इक्वल टू m डैश प्लस स्मॉल m इंटू tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को tan थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो हम लोग कह सकते थे कैपिटल M इज इक्वल टू m डैश प्लस स्मॉल m अपॉन cot थीटा माइनस 1। परफेक्ट, सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, चलो आओ फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34। सो क्वेश्चन में हमको गिवन है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स ए एंड बी इन द 3 सिचुएशंस शोन इन द फिगर। ठीक है, तो हमें ब्लॉक ए और ब्लॉक बी की एक्सेलरेशंस फाइंड करके बतानी है
और 3 अलग अलग सिचुएशंस हम लोगों को गिवन है। ठीक है, तो चलो आओ फिर बारी बारी से हर एक सिचुएशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट सिचुएशन की बात कर लेते हैं। मैं डायग्राम कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, तो भाई फर्स्ट सिचुएशन का डायग्राम कुछ इस तरीके से है। इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, फिर सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है हमारे सामने। एक ब्लॉक 4 kgs का है और एक ब्लॉक 5 kgs का है। 4 kgs वाले का नाम ए रखा हुआ है, 5 kgs वाले का नाम बी रखा हुआ है, और ए और बी का एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है। तो यार देखो, सबसे पहले तो हम लोगों को यहां पर एक कंस्ट्रेंट रिलेशन डेवलप करना होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक ए है ये अगर कुछ x डिस्टेंस नीचे आता होगा, तो ये जो ब्लॉक बी है ये कुछ y डिस्टेंस ऊपर आता होगा। ठीक है, अब ये x और y में कैसा रिलेशन, ये अभी समझ में आ जाएगा हम लोगों को। देखो, अगर तो ये ब्लॉक बी y ऊपर जा रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जिस पुली से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये वाली पुली, ये भी y ऊपर जा रही है। ठीक है ना बात। और इस पुली के y ऊपर जाने से होगा क्या, इस थ्रेड का ये वाला जो सेगमेंट है ये भी y लेंथ से स्लैक हो जाएगा, और ये वाला जो सेगमेंट है इसमें भी y लेंथ की स्लैकनेस आ जाएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस पूरी की पूरी थ्रेड में टोटल स्लैकनेस कितनी प्रोड्यूस हो गई? तो सर इस पूरी की पूरी थ्रेड में जो स्लैकनेस प्रोड्यूस हो गई वो हो गई 2y। ठीक है, और ये थ्रेड जो है कितनी स्ट्रेच हुई है? तो ये जो थ्रेड है ये स्ट्रेच हुई है x। अब अगर इस थ्रेड को हमेशा टाइट रहना है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि भाई थ्रेड में जितनी स्लैकनेस प्रोड्यूस हुई है उतना ही थ्रेड को स्ट्रेच होना होगा। मतलब 2y शुड बी इक्वल टू x। ये हमारे पास एक कंस्ट्रेंट रिलेशन आ गया। ठीक है ना बात। इसका मतलब अब हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर ये जो ब्लॉक B है ये ऊपर a एक्सेलरेशन से जा रहा था, तो जो ब्लॉक A है ये 2a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा। ठीक है, तो दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन में मेरे पास रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, अब दोनों ब्लॉक्स का अलग अलग से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो लेट अस से कि जो ब्लॉक A है वो जिस थ्रेड से कनेक्टेड है उसमें टेंशन T है। ठीक है, इसका मतलब ब्लॉक B जिस थ्रेड से कनेक्टेड है उसमें टेंशन 2T हो जाएगी। ठीक है, तो ब्लॉक A का फ्री बॉडी डायग्राम देखो कैसा हो जाएगा। अगर मैं ब्लॉक A को देखूं तो थ्रेड इसे अपनी तरफ पुल कर रही है T टेंशन से, अर्थ इसे पुल कर रही है अपनी तरफ mg से, मतलब कि 40 न्यूटन्स, और इन सभी फोर्सेस की प्रेजेंस में ये जो ब्लॉक A है ये 2a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन क्या हो जाएगा? 40 माइनस टी नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब 4 इंटू 2a। ठीक है, तो इसको जब मैंने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया तो मैंने कहा 40 माइनस टी इज इक्वल टू 8a। इसको हम लोगों ने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम लोग ब्लॉक बी की बात भी कर सकते हैं। तो देखो ब्लॉक बी के साथ क्या हो रहा होगा। ब्लॉक बी का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो थ्रेड इसे अपनी तरफ पुल कर रही है 2t टेंशन से, अर्थ इसे अपनी तरफ पुल करी होगी mg से, मतलब कि 50 न्यूटन्स, और इन सभी फोर्सेस की प्रेजेंस में ये जो ब्लॉक बी है ये a एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा होगा। ठीक है, तो इसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन क्या हो जाएगा? 2t माइनस 50 नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब कि 5 इंटू ए। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब यहां पर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। अब एक काम करते हैं, जो पहली वाली इक्वेशन है इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है,
तो पहली वाली इक्वेशन को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, पहली वाली इक्वेशन बन गई 80 माइनस 2t इज इक्वल टू 16a। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को। ठीक है ना, तो जैसे ही मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, ये 2t और 2t तो कैंसिल आउट हो गया। फाइनली देखो मेरे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पर मेरे पास आ गया 80 माइनस 50 30 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर मेरे पास आ गया 5a प्लस 16a मतलब कि 21a। तो a का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, a इज इक्वल टू 30/21, या फिर हम कह सकते थे a इज इक्वल टू 10/7। परफेक्ट। तो भाई a का वैल्यू हम लोगों को पता लग गया, तो अब दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन भी बताई जा सकती है। तो जो ब्लॉक b था उसकी एक्सेलरेशन तो a ही थी, तो वो तो कितनी हो गई 10/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो ब्लॉक a था उसकी एक्सेलरेशन 2a थी, तो वो कितनी हो गई 20/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ब्लॉक b की एक्सेलरेशन 10/7 हो गई और ब्लॉक a की एक्सेलरेशन 20/7 हो गई। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पहली वाली सिचुएशन की। ठीक है, आओ अब दूसरी सिचुएशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो दूसरी वाली सिचुएशन का डायग्राम पेस्ट कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो भाई सबसे पहले एक कांस्टेंट रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जो ब्लॉक ए है, लेट अस से कि ये कुछ डिस्टेंस x आगे जाता होगा। ठीक है, तो इसके x आगे जाने से क्या होता है, ये जो ब्लॉक b है ये कुछ y नीचे जाता होगा। ठीक है, अब यार देखो, अगर ये ब्लॉक a x राइट में जाएगा तो होगा ये कि थ्रेड का जो ये वाला सेगमेंट है इसमें x लेंथ की स्लैकनेस प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है एकदम। और ये जो ब्लॉक b है इसके y नीचे जाने से क्या होगा, ये जो पुली ब्लॉक b से डायरेक्टली कनेक्टेड है ये भी y नीचे जाएगी। मतलब ये जो सेगमेंट नंबर 1 है और ये सेगमेंट नंबर 2 है ये दोनों ही y लेंथ से स्ट्रेच हो जाएंगे। ठीक है ना, तो अगर मुझसे पूछा जाए कि इस पूरी की पूरी थ्रेड में कितनी स्लैकनेस प्रोड्यूस हुई, तो मैं कहूंगा इस थ्रेड में जो स्लैकनेस प्रोड्यूस हुई दैट इज x। और ये थ्रेड कुल मिलाकर के कितना स्ट्रेच कर गई, तो मैं कहूंगा ये थ्रेड कुल मिलाकर के 2y लेंथ से स्ट्रेच कर गई। ठीक है, मतलब अगर इस थ्रेड को हमेशा के लिए टाइट रहना है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि x शुड बी इक्वल टू 2y। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास कांस्टेंट रिलेशन आ गया। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर ये ब्लॉक b a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो ये जो ब्लॉक a है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन में एक रिलेशनशिप आ गया। अब जो थ्रेड ब्लॉक a से कनेक्टेड है, अगर मैं कह रहा हूं कि उसमें टेंशन T है, तो इसका मतलब जो थ्रेड ब्लॉक B से कनेक्टेड है उसमें टेंशन 2T हो जानी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ब्लॉक B की। तो यार देखो, ब्लॉक B को अगर हम लोग एनालाइज करें तो अर्थ जो है वो इसको mg से अपनी तरफ पुल करिए, मतलब कि 50 न्यूटन से। जिस थ्रेड से ये कनेक्टेड है वो थ्रेड इसको अपनी तरफ पुल कर रही है 2t टेंशन से। और इन सभी फोर्सेस की प्रेजेंस में ये जो ब्लॉक B है ये डाउनवर्ड जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन a। तो अब अगर मैं इसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन लिखता हूं तो मैं कह सकता हूं 50 माइनस 2t नेट फोर्स ये बराबर हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन के, मतलब 5 इंटू a। ठीक है, इसको हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, ये तो बात हो गई ब्लॉक B की। आओ अब एक बार ब्लॉक A का भी FBD ड्रॉ कर लेते हैं।
तो देखो ब्लॉक ए पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एकमात्र फोर्स केवल टेंशन फोर्स ही लग रहा है, ठीक है। और इस टेंशन फोर्स की वजह से ये जो ब्लॉक ए है इसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2a एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो इसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं, T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब कि 2 इंटू 2a, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब यार एक काम करते हैं, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, 2t इज इक्वल टू 8a, परफेक्ट। अब अगर मैं ये सेकंड इक्वेशन को और फर्स्ट इक्वेशन को ऐड करता हूं तो इनको ऐड करते ही ये जो 2t है ये 2t तो कैंसिल आउट हो गया। फाइनली लेफ्ट हैंड साइड पर मेरे पास आ गया 50 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर हमारे पास आ गया 5a प्लस 8a, मतलब कि 13a। तो हम कह सकते थे a इज इक्वल टू 50/13। बहुत बढ़िया, तो a का वैल्यू 50/13 आ गया। अभी देखो जो ब्लॉक बी है, ब्लॉक बी तो a एक्सेलरेशन से ही मूव कर रहा था, तो ब्लॉक बी की एक्सेलरेशन तो हो गई 50/13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर बात की जाए ब्लॉक ए की, तो ब्लॉक ए की एक्सेलरेशन 2a थी, तो वो कितनी हो जाएगी 100/13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ब्लॉक बी 50/13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा था और ब्लॉक ए मूव कर रहा था 100/13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। क्लियर है एकदम। तो चलो आओ अब थर्ड वाली सिचुएशन भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो थर्ड वाली सिचुएशन का हम लोग डायग्राम पेस्ट कर लेते हैं। तो यार सबसे पहले तो इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अच्छा, तो अब एनालाइज करते हैं सिचुएशन को। तो यार देखो, सबसे पहले तो यहां पर हम लोग एक कंस्ट्रेंट रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस से कि ये जो ब्लॉक ए है ये अगर x नीचे जाता होगा तो जो ब्लॉक बी है ये कुछ y डिस्टेंस ऊपर जाता होगा, ठीक है। अब अगर यार देखो ये ब्लॉक बी y डिस्टेंस ऊपर गया है तो ये जो ब्लॉक बी है ये डायरेक्टली इस पुली से अटैच्ड है, मतलब ये जो पुली है ये भी y डिस्टेंस ऊपर गई है। अब इस पुली के y डिस्टेंस ऊपर जाने से क्या होगा, ये जो सेगमेंट नंबर 1 और ये सेगमेंट नंबर 2, ये सेगमेंट नंबर 1 भी y लेंथ से स्लैक हो जाएगा और ये सेगमेंट नंबर 2 भी y लेंथ से स्लैक हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस थ्रेड में टोटल स्लैकनेस कितनी आ गई, तो सर कुल मिलाकर के इस थ्रेड में टोटल स्लैकनेस आ गई 2y। बिल्कुल सही बात है। और ये थ्रेड कितनी स्ट्रेच हो गई, तो ये जो थ्रेड है ये x लेंथ से स्ट्रेच हो गई। मतलब अगर इस थ्रेड को टाइट रहना है तो इस थ्रेड में जितनी स्लैकनेस प्रोड्यूस हुई है उतना ही इस थ्रेड को स्ट्रेच हो जाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं 2y शुड बी इक्वल टू x। तो ये यहां पर हमारे पास एक कंस्ट्रेंट रिलेशन डेवलप हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम लोग जो है एक्सेलरेशंस में भी रिलेशन देख सकते हैं। तो अगर ये जो ब्लॉक b है ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा तो जो ब्लॉक a है ये नीचे जा रहा होगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2a। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो ये तो रिलेशनशिप एक्सेलरेशंस का आ गया, ठीक है। अब भाई देखो, जो थ्रेड ब्लॉक ए से कनेक्टेड है, मैं कहता हूं अगर उसमें टेंशन T है तो इसका मतलब जो थ्रेड ब्लॉक बी से कनेक्टेड है इसमें टेंशन 2T हो जानी चाहिए, ठीक है। तो यहां तक बात हम लोगों को समझ में आ गई। चलो अब बारी बारी से दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ब्लॉक ए की। तो ब्लॉक ए को अगर हम लोग एनालाइज करें तो हमें दिखाई देगा कि अर्थ इसको mg से अपनी तरफ पुल कर रही होगी, मतलब कि 20 न्यूटन से, और जिस थ्रेड से ये ब्लॉक कनेक्टेड है वो थ्रेड इसको अपनी तरफ T टेंशन से पुल कर रही होगी। और इन सभी फोर्सेस की प्रेजेंस में ये जो ब्लॉक ए है ये 2a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा, ठीक है। तो इस ब्लॉक ए के लिए मैं न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन क्या लिख सकता था, 20 - T नेट फोर्स
बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब कि 2 इंटू 2a। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। तो ये तो इक्वेशन हमारे पास ब्लॉक ए के फ्री बॉडी डायग्राम से आ गई। अब ऐसे ही एक बार ब्लॉक बी को भी देख लेते हैं। तो देखो ब्लॉक बी के साथ क्या हो रहा होगा, अर्थ जो है वो इसको mg से अपनी तरफ पुल कर रही होगी, मतलब कि 10 न्यूटन से, और जिस थ्रेड से ये ब्लॉक बी जुड़ा है वो थ्रेड इसको अपनी तरफ 2t टेंशन से पुल कर रही होगी, और इन सभी फोर्सेस की प्रेजेंस में जो ब्लॉक बी है ये ऊपर जा रहा होगा विद एन एक्सेलरेशन a। ठीक है, तो ब्लॉक बी के लिए अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन लिखता हूं तो हम कह सकते हैं 2t माइनस 10 नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब कि 1 इंटू ए। तो इसको हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। चलो अब यार एक काम करते हैं, जो पहली वाली इक्वेशन है इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो ये क्या बन गई, 40 माइनस 2t इज इक्वल टू 8a। ठीक है, अब ये पहली वाली इक्वेशन को और सेकंड वाली इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो ये 2t और 2t तो कैंसिल आउट हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास आ गया 40 माइनस 10, मतलब कि 30 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर हमारे पास आ गया 1 इंटू ए प्लस 8a, मतलब कि 9a। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू 30/9, या फिर हम लिख सकते थे a इज इक्वल टू 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया, तो a का वैल्यू हम लोगों को पता लग गया, a इज इक्वल टू 10/3। ठीक है, मतलब अगर बात की जाए ब्लॉक बी की, तो ब्लॉक बी तो a एक्सेलरेशन से ही मूव कर रहा है, तो ब्लॉक बी की एक्सेलरेशन कितनी हो गई, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर बात की जाए ब्लॉक ए की, तो ब्लॉक ए जो है वो 2a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था, मतलब इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो गई, 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ब्लॉक बी की एक्सेलरेशन 10/3 हो गई और ब्लॉक ए की एक्सेलरेशन 20/3 हो गई। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझ करके सॉल्व कर लिया तो इसका मतलब कांस्टेंट रिलेशन में अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो आओ फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 500 ग्राम ब्लॉक शोन इन द फिगर। तो भाई देखो, इस क्वेश्चन में मुझे 3 ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं। अब क्योंकि ये तीनों ब्लॉक्स आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर ये 500 ग्राम्स का ब्लॉक ए से नीचे जा रहा होगा, तो ये 100 ग्राम्स का ब्लॉक ए से अप द इंक्लाइन जा रहा होगा, और 50 ग्राम्स का ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से वर्टिकली अपवर्ड जा रहा होगा। ठीक है, तीनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, अब 100 ग्राम और 500 ग्राम को जो थ्रेड कनेक्ट कर रही है, लेट अस से इसमें टेंशन T1 है, और जो थ्रेड 50 ग्राम्स को और 100 ग्राम्स को कनेक्ट करिए उसमें टेंशन T2 है। ठीक है, अब यार देखो यहां पर मुझे एक रिलेशन दिखाई दे रहा है, एक ब्लॉक का मास 50 ग्राम है, एक का 100 ग्राम है और एक का 500 ग्राम है। तो मैं एक काम करता हूं कि जिसका मास 50 ग्राम है उसको मैं मान लेता हूं m। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसका मास 100 ग्राम्स था वो बन जाएगा 2m, और जिसका मास 500 ग्राम्स था वो बन गया 10m। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों किया, एक्चुअली अब कैलकुलेशंस करने में आसानी हो जाएगी हम लोगों को। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, बारी बारी से तीनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 10m मास के ब्लॉक की। ठीक है, तो देखो तो भाई इस वाले ब्लॉक के साथ क्या हो रहा है, अर्थ इसको अपनी तरफ पुल कर रही है 10 mg से, थ्रेड इसको अपनी तरफ पुल कर रही है T1 से, और इन सभी फोर्सेस की प्रेजेंस में ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन a। ठीक है, तो इसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन क्या हो जाता, 10 mg
माइनस T1 नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब 10m इंटू ए। तो इसको हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग 100 ग्राम्स वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो, इसका मास है 2m। अब इधर से इसको थ्रेड T1 से अपनी तरफ पुल कर रही है, और ये वाली जो थ्रेड है ये इसको T2 से अपनी तरफ पुल कर रही है, और एक इसके ऊपर mg साइन थीटा भी लग रहा होगा, और थीटा है 30 डिग्री। तो इसका मतलब mg साइन थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा mg के। ठीक है, और इन सभी फोर्सेस की प्रेजेंस में ये जो 2m मास का ब्लॉक है ये भी a एक्सेलरेशन से अप द इंक्लाइन जा रहा होगा। तो इसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब 2m इंटू ए। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ऐसी जो 50 ग्राम्स का ब्लॉक था उसका भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका मास तो m है, तो इसको जो थ्रेड है वो T2 से अपनी तरफ पुल कर रही है, अर्थ इसको mg से अपनी तरफ पुल कर रही है, और ये a एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूव कर रहा है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, T2 माइनस mg इज इक्वल टू ma, और इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, तो अब देखो, अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं तो T1 से T1 कैंसिल हो गया, T2 से T2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास देखो क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास आ गया 10 mg माइनस mg, मतलब 8 mg इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर देखो क्या आ गया, 10 ma प्लस 2 ma प्लस ma, मतलब 13 ma। तो m से m तो कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू 8g बाय 13। परफेक्ट, सो a इज इक्वल टू 8g बाय 13 विल बी दी फाइनल आंसर। ठीक है, आगे बात समझ में, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36। सो क्वेश्चन नंबर 36 में हमको गिवन है, अ मंकी ऑफ मास 15 kg is climbing on a rope with one end fixed to the ceiling. If it wishes to go up with an acceleration of 1 meter per second square, how much force should it apply to the rope? If the rope is 5 meter long and the monkey starts from rest, how much time will it take to reach the ceiling? ठीक है, तो यार क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम लोग इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो सीलिंग हो गई, एंड इस सीलिंग से ये एक रस्सी लटकी हुई है, और इस रस्सी को पकड़ करके एक मंकी जो है वो क्लाइंब करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो मंकी है वो इस रस्सी को F फोर्स से पुल कर रहा होगा। ठीक है, तो यार अब अगर देखो मंकी इस रस्सी को F फोर्स से पुल कर रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब ये कि इस रस्सी में जो टेंशन डेवलप होगी उसकी भी वैल्यू F ही हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं इस मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो जो रस्सी है वो इस मंकी को F फोर्स से ऊपर पुल कर रही होगी। ठीक है, अगर मंकी का मास मैं m मान लेता हूं तो जो अर्थ है वो मंकी को mg फोर्स से डाउनवर्ड पुल कर रही होगी, और क्वेश्चन में हमको कहा है कि ये जो मंकी है ये अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए देखो न्यूटन सेकेंड लॉ का इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, F माइनस mg नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यार देखो A जो है इसका वैल्यू है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो मंकी का मास है
वो हमको गिवन है 15 kg। तो हम लोग क्या कह सकते थे, हम लोग कह सकते थे F माइनस 150 इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो ये क्या हो जाता, F इज इक्वल टू 165 न्यूटन्स। परफेक्ट। तो भाई ये तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट के लिए हमसे कहा था कि अगर रस्सी की लंबाई 5 मीटर है और मंकी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है तो सीलिंग तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, चलो आप, तो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि मंकी रेस्ट से स्टार्ट करता है, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और मंकी को जो डिस्टेंस कवर करनी है दैट इज 5 मीटर्स। ठीक है, और टाइम हम लोगों को कैलकुलेट करके बताना है। तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्टेंस कितनी कवर करनी है ये पता है, टाइम कैलकुलेट करना है। तो कौन सी इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो जैसी मैंने सारी चीजें इसमें सब्सटीट्यूट करी, ये बन गया 5 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर, या फिर हम लोग कह सकते थे टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10, या फिर हम लोग कह सकते थे t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 सेकेंड्स। ठीक है, सो दिस विल बी दी फाइनल आंसर। चलो, तो क्लियर है एकदम बात। चलो आओ फिर आगे बढ़ते हैं। सो अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन में हम लोगों को कहा है अ मंकी इज क्लाइंबिंग ऑन अ रोप दैट गोज ओवर अ स्मूथ लाइट पुली and supports a block of equal mass at the other end. Show that whatever force the monkey exerts on the rope, the monkey and the block move in the same direction with equal acceleration. If initially both were at rest, their separation will not change as the time passes. ठीक है, तो यार देखो, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है, क्वेश्चन में हमको ये बताया हुआ है कि ये जो ब्लॉक है इसका भी मास m है और जो मंकी है इसका भी मास m है। ठीक है, दोनों का मास सेम है। तो क्वेश्चन के पहले पार्ट में हमसे ये कहा है कि मंकी जो है वो रोप को कितनी भी फोर्स से पुल कर ले, मंकी और ब्लॉक दोनों सेम एक्सेलरेशन से सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये प्रूव करके बताना है। देखो बच्चों, यहां पर आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि मंकी जो है जितना भी फोर्स रोप पर लगाएगा, ठीक है ना, मंकी जितनी भी फोर्स से रोप को पुल करेगा उतनी ही टेंशन जो है रोप में डेवलप हो जाएगी। ठीक है, मतलब अगर मैं कहता हूं कि मंकी जो है वो इस रोप को F फोर्स से पुल कर रहा है तो इस रोप में जो टेंशन डेवलप हो जाएगी उस टेंशन का वैल्यू भी F हो जाएगा। ठीक है बात। अच्छा, तो अब देखो, अगर तो मैं मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो देखो क्या होगा, जो रोप है वो मंकी को F फोर्स से अपनी तरफ पुल कर रही होगी, अर्थ मंकी को mg से अपनी तरफ पुल कर रही होगी, एंड लेटेस्ट से मंकी कुछ a1 एक्सेलरेशन से अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा होगा। ठीक है, तो मंकी के लिए देखो हम लोग क्या कह सकते थे न्यूटन सेकेंड लॉ की इक्वेशन से, F माइनस mg इज इक्वल टू ma1। ठीक है, इसका मतलब a1 का वैल्यू कितना आ जाता, a1 इज इक्वल टू f बाई m माइनस g। सिमिलरली अब हम लोग ब्लॉक का भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो ब्लॉक के केस में क्या हो रहा होगा, ब्लॉक का भी मास m है, तो अर्थ जो है वो ब्लॉक को mg से अपनी तरफ पुल कर रही होगी, जो थ्रेड है वो ब्लॉक को F फोर्स से अपनी तरफ पुल कर रही होगी, और इन सभी फोर्सेस की प्रेजेंस में जो ब्लॉक है ये ऊपर मूव कर रहा होगा विद एन एक्सेलरेशन a2।
तो अब अगर मैं देखो ब्लॉक के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ का इक्वेशन लिखता हूं तो क्या होगा, F माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब कि m इंटू ए टू। तो जैसे ही मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करा हमारे पास a2 की वैल्यू आ गई, a2 इज इक्वल टू एफ बाई एम माइनस जी। बहुत बढ़िया। तो बच्चों जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है a1 इज इक्वल टू a2 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्योंकि मंकी का और ब्लॉक का दोनों का मास सेम है और थ्रेड में हर एक जगह पर टेंशन सेम ही डेवलप होगी, इसी वजह से अगर मंकी जितने भी फोर्स से थ्रेड को पुल करेगा तो मंकी का और ब्लॉक का दोनों का ही एक्सेलरेशन सेम होगा और सेम डायरेक्शन में होगा। अच्छा, फिर हम लोगों से यह कहा था कि मंकी अगर रेस्ट से मूव करना शुरू करता है तो यह प्रूव करके बताओ कि मंकी के और ब्लॉक के बीच की जो सेपरेशन है वो कभी चेंज नहीं हो सकती। देखो बच्चों, यहां पर आपको यह समझ में आना चाहिए कि मंकी चाहे कितना भी फोर्स लगा करके रोप पर चढ़ने की कोशिश करे, यह बात तो फॉर श्योर है कि मंकी का और ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम ही होगा, ठीक है ना बात। मतलब जो पॉइंट इस रोप का मंकी से कनेक्टेड है और जो पॉइंट इस रोप का ब्लॉक से कनेक्टेड है, ये दोनों ही पॉइंट्स जो हैं ये सेम एक्सेलरेशन से ऊपर मूव करेंगे, ठीक है। मतलब जो मंकी वाली साइड है वहां से भी रोप स्लैक कर जाएगी और जो ब्लॉक वाली साइड है वहां से भी रोप स्लैक कर जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे ही मंकी रोप पर क्लाइंब करने की कोशिश करेगा, पूरी की पूरी रस्सी जो है वो स्लैक कर जाएगी। रस्सी में स्लैकनेस प्रोड्यूस हो रही है लेकिन कहीं से भी स्लैकनेस रिमूव नहीं हो रही है। तो जब पूरी की पूरी रस्सी स्लैक कर जाएगी तो दोनों के ऊपर टेंशन फोर्स ही लगना बंद हो जाएगा। तो होगा क्या, जैसे ही मंकी रस्सी पर लटकने की कोशिश करेगा तुरंत से रस्सी स्लैक कर जाएगी और मंकी और ब्लॉक दोनों ही लटक जाएंगे, ठीक है ना बात। तो कभी दोनों के बीच की सेपरेशन चेंज ही नहीं हो पाएगी। क्लियर है एकदम। तो ये दोनों जैसे लटक गए वैसे हमको नहीं लटकना है, हमारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो चलो आओ फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, तो अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38। सो क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है द मंकी बी शोन इन फिगर is holding on to the tail of the monkey A, which is climbing up a rope. The masses of the monkey A and B are 5 kg and 2 kg respectively. If A can tolerate a tension of 30 newtons in its tail, what force should it apply on the rope in order to carry the monkey B with it? And G का वैल्यू हम लोगों को लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यार देखो, क्वेश्चन में हम लोगों को क्या कहा है कि ये जो मंकी A है इसका मास 5 kg है और जो मंकी बी है इसका मास 2 kg है, ठीक है। अच्छा, अब यार देखो एक काम करते हैं, जो ये ए वाला मंकी है मैं दोनों की नेमिंग कर देता हूं, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो जो ये मंकी ए है ये अपनी पूंछ में मैक्सिमम 30 न्यूटन्स की टेंशन जो है बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। तो अब ये रोप पर कितना फोर्स लगा सकता है ताकि ये अपने साथ मंकी बी को लेके चल सके, ये हम लोगों को कैलकुलेट करके बताना है। तो देखो कम से कम क्या हो सकता है, कम से कम ये हो सकता है कि ये जो मंकी है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से रोप पर क्लाइंब करना शुरू कर दे, है ना। तो अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से रोप पर क्लाइंब करना शुरू कर देता है तो इसका मतलब इस मंकी की एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये पूरा सिस्टम 0 एक्सेलरेशन से चल रहा है तो देखो ये जो पूरा सिस्टम है इसका मास कितना हो जाएगा, 7 kg, ठीक है। तो अब मंकी ये जितना रोप पर फोर्स लगा रहा होगा वही रस्सी में टेंशन डेवलप हो रही होगी, ठीक है। तो रस्सी जो मंकी पर फोर्स लगा रही होगी, लेट अस से दैट इज F, एंड अर्थ जो है इस पूरे सिस्टम को mg से अपनी तरफ पुल कर रही होगी और ये पूरा सिस्टम कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन एब्सेंट है। तो F का वैल्यू आ गया 70 न्यूटन्स, ठीक है। ये तो बात हो गई मिनिमम फोर्स की। अच्छा, अब मंकी जो है वो अपनी पूंछ में मैक्सिमम फोर्स कितना टॉलरेट कर सकता है, 30 न्यूटन्स, ठीक है ना। मतलब लेट अस से
अब मंकी ए और मंकी बी दोनों डिसाइड करते हैं कि ये ए एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, ठीक है। तो मास अभी भी पूरे सिस्टम का क्या हो गया, 7 kgs। लेट अस से अब जो न्यू फोर्स लग रहा होगा इस सिस्टम के ऊपर थ्रेड की वजह से, दैट इज एफ डैश, ठीक है। अर्थ इस पूरे सिस्टम को mg से अपनी तरफ पुल कर रही होगी और ये पूरा सिस्टम अब ए एक्सेलरेशन से ऊपर मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं, एफ डैश माइनस 70 इज इक्वल टू पूरे सिस्टम का मास 7 इंटू ए, ठीक है। तो एफ डैश कितना हो गया, एफ डैश का वैल्यू हो गया 70 प्लस 7a। अच्छा, अब यार ये a कैसे पता लगेगा, तो इसके लिए हम लोग मंकी बी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो भाई देखो, ये जो मंकी बी है इसने तो मंकी ए की पूंछ को पकड़ा हुआ है, ठीक है। और अब ये पूरा सिस्टम मैक्सिमम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब इस वक्त मंकी ए की जो पूंछ है उसमें जो टेंशन होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। और वो मैक्सिमम टेंशन कितनी हो सकती है, वो मैक्सिमम टेंशन हो सकती है 30 न्यूटन्स, ठीक है। और जो अर्थ है वो मंकी बी को mg से अपनी तरफ पुल कर रही होगी, मतलब कि 20 न्यूटन से। और हमने कहा कि ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था। तो यहां से देखो हम लोग क्या कह सकते थे, यहां से हम लोग कह सकते थे नेट फोर्स 30 माइनस 20 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब कि 2 इंटू ए। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, 10 इज इक्वल टू 2a, या फिर हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब मंकी ए और मंकी बी दोनों इकट्ठे मैक्सिमम 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मूव कर सकते हैं। अगर मंकी ए ने इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से मूव करने की कोशिश की तो मंकी ए की पूंछ में टेंशन का वैल्यू 30 न्यूटन से एक्सीड हो जाएगा और मंकी ए की पूंछ कट जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही हो सकती है। अच्छा, तो जैसे ही मैंने यहां पर a का वैल्यू 5 सब्सटीट्यूट करा, हमारे पास देखो f डैश का वैल्यू कितना आ गया, f डैश इज इक्वल टू 70 प्लस 35, और आई कैन से f डैश इज इक्वल टू 105 न्यूटन्स। बहुत बढ़िया। तो यहां से इस पूरे एनालिसिस से हम लोगों को क्या समझ में आया, तो सर समझ में हम लोगों को यह आया कि मंकी जो मिनिमम फोर्स लगा करके रोप पर चढ़ सकता है दैट इज 70 न्यूटन्स, और जो मैक्सिमम फोर्स है दैट इज 105 न्यूटन्स। तो जो फोर्स है दैट कैन लाई बिटवीन 70 एंड 105। सो दिस विल बी दी फाइनल आंसर, ठीक है। चलो आओ फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 में हमको गिवन है, फिगर शोज अ मैन ऑफ मास 60 kg स्टैंडिंग ऑन अ लाइट वेइंग मशीन kept in a box of mass 30 kg. The box is hanging from a pulley fixed to the ceiling through a light rope, the other end of which is held by the man himself. If the man manages to keep the box at rest, what is the weight shown by the machine? What force should he exert on the rope to get his correct weight on the machine? ठीक है, तो भाई देखो क्वेश्चन में हमसे दो चीज़ें पूछी हुई हैं। क्वेश्चन के पहले पार्ट में हमसे पूछा हुआ है कि अगर किसी तरीके से यह आदमी जो है ये इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में बनाए रखता है तो विंग स्केल जो है वो कितनी रीडिंग शो कर रहा होगा। और सेकंड पार्ट में हमसे पूछा हुआ है कि अगर विंग स्केल इसका करेक्ट मास शो कर रहा है तो उसके लिए इसको रस्सी के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करना होगा। तो चलो आओ फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की। तो भाई देखो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है बात। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो भाई देखो हमको क्या दिखाई देगा।
आदमी को रस्सी जो है वो अपनी तरफ टी टेंशन से पुल कर रही होगी, अर्थ जो है वो आदमी को अपनी तरफ mg से पुल कर रही होगी, और आदमी का मास है 60 kg, मतलब कि 600 न्यूटन से अर्थ जो है वो आदमी को अपनी तरफ पुल कर रही होगी। और वेइंग मशीन की जो सरफेस है वो आदमी के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी, ठीक है। और आदमी इक्विलिब्रियम में है, मतलब इन सारे फोर्सेस का सम 0 हो जाना चाहिए, मतलब जितना टोटल फोर्स ऊपर लग रहा होगा उतना ही टोटल फोर्स नीचे लग रहा होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, T प्लस N ये बराबर हो जाना चाहिए 600 के, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। तो भाई ये पहली वाली इक्वेशन तो जो है वो आदमी के फ्री बॉडी डायग्राम से आ गई, ठीक है। अब हम लोग जो एलिवेटर है इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो एलिवेटर के लिए देखो सिचुएशन कैसी होगी, ये एलिवेटर है एंड ये एलिवेटर पर वेइंग स्केल रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी एलिवेटर हो गई। अब देखो इस एलिवेटर के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो थ्रेड जो है वो इसको टी टेंशन से अपनी तरफ पुल कर रही है। इस एलिवेटर का जो वेइंग स्केल का सरफेस है उसने आदमी के ऊपर नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगाया था, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करते हुए आदमी भी उतना ही नॉर्मल फोर्स इस एलिवेटर के वेइंग स्केल के सरफेस के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है। और अर्थ जो है वो इस एलिवेटर को mg से डाउनवर्ड पुल कर रही होगी, और एलिवेटर का मास 30 kg है, मतलब कि अर्थ की वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा 300 न्यूटन्स, ठीक है। अब भी पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब एलिवेटर भी इक्विलिब्रियम में है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जितना टोटल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा उतना ही टोटल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, मतलब T माइनस N इज इक्वल टू 300। तो इसको हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। बहुत बढ़िया। तो भाई अब हमारे पास देखो दो इक्वेशंस आ गई, एक तो आदमी के फ्री बॉडी डायग्राम से और एक एलिवेटर के फ्री बॉडी डायग्राम से। अब एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको इक्वेशन नंबर 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, टी और टी तो कैंसिल आउट हो जाएगा और n ऐड हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास आ गया 2n इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर हमारे पास आ गया 300, मतलब नॉर्मल फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 150 न्यूटन्स। बहुत बढ़िया। तो यार ये तो हमको नॉर्मल फोर्स की वैल्यू पता लग गई, लेकिन हम लोगों को तो वेइंग स्केल की रीडिंग पता करके बतानी थी। तो यार जो वेइंग स्केल की रीडिंग होगी लेटेस्ट से वो m डैश है, तो वेइंग स्केल की रीडिंग क्या होती है, वेइंग स्केल ने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया दैट फोर्स डिवाइडेड बाय g। तो यहां पर वेइंग स्केल जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है वो क्या है सर, वो तो नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। तो इसका मतलब m डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा n डिवाइडेड बाय g, मतलब यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 10, मतलब कि m डैश इज इक्वल टू 15 kg। तो भाई ये तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है, m डैश इज इक्वल टू 15 kg। चलो अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा भाई देखो सेकंड पार्ट में ये कहा है कि अगर आदमी को वेइंग स्केल पर अपनी करेक्ट रीडिंग चाहिए तो उसको रस्सी के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आओ तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो लेटेस्ट से इस बारी रस्सी में जो टेंशन है वो कुछ टी हो जाएगी, ठीक है, और यही टी की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो इस बार अगर मैं आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो देखो मुझे क्या दिखेगा, रस्सी जो है वो आदमी को टी टेंशन से अपनी तरफ पुल कर रही होगी, अर्थ जो है वो आदमी को mg से अपनी तरफ पुल कर रही होगी, मतलब कि 600, और वेइंग स्केल का जो सरफेस है वो आदमी के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। एंड लेटेस्ट से इस बार ये पूरा का पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, मतलब ये जो आदमी है इसके पास भी ए एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है।
तो देखो आदमी के लिए मैं क्या लिख सकता था न्यूटन सेकेंड लॉ की इक्वेशन, T प्लस एन माइनस 600, ये नेट फोर्स आ गया, बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब कि 60 इंटू ए। तो इसको हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर हम लोग बात करते हैं एलिवेटर की, तो ये एलिवेटर है। तो अब देखो एलिवेटर के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एलिवेटर भी थ्रेड से कनेक्टेड है, तो उसके ऊपर भी टी टेंशन लग रही है। और नॉर्मल फोर्स आदमी जो है वो एलिवेटर के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा होगा। ठीक है। और अर्थ जो है वो एलिवेटर को mg से अपनी तरफ पुल करी होगी, मतलब कि 300 से। और हमने कहा कि ये सिस्टम ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, मतलब ये जो एलिवेटर है ये भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा। ठीक है। तो एलिवेटर के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ का इक्वेशन क्या हो जाएगा, T माइनस एन माइनस 300 नेट फोर्स, ये बराबर हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन के, मतलब कि 30 इंटू ए। इसको हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करते हैं, ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। तो ये सेकंड वाली इक्वेशन इस बार क्या बन गई, 2t माइनस 2n माइनस 600 इज इक्वल टू कितना हो गया, 60a। ठीक है। अब इस सेकंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है। तो सेकंड वाली इक्वेशन को मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया, t माइनस 2t, मतलब कि माइनस टी। अच्छा, n प्लस 2n, मतलब कि प्लस 3n। और ये हो गया माइनस 600 और प्लस 600, तो ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड पर भी 0 ही आ गया। ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या कह सकते थे, t इज इक्वल टू 3n। ठीक है। अब भाई ये n कितना होगा, तो बच्चों इस बार हम लोगों को क्या कहा हुआ है कि इस बार वेइंग स्केल जो है वो करेक्ट रीडिंग दे रहा है, मतलब इस बार नॉर्मल फोर्स का वैल्यू जो है वो बराबर हो जाएगा mg के, मतलब कि 600 के। ठीक है ना। तो इसका मतलब t का वैल्यू कितना आ गया, t इज इक्वल टू 1800 न्यूटन्स। परफेक्ट। सो t इज इक्वल टू 1800 विल बी दी फाइनल आंसर। ठीक है। चलो आओ फिर आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी आर लुकिंग एट क्वेश्चन नंबर 40। A block A can slide on a frictionless incline of angle theta and length L, kept inside an elevator going up with uniform velocity v. Find the time taken by the block to slide down the length of the incline if it is released from the top of the incline. ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या है कि एक एलिवेटर है और एलिवेटर के अंदर एक इंक्लाइन प्लेन रखा हुआ है, और ये एलिवेटर जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से ऊपर जा रही है। ठीक है। और ये जो ब्लॉक है इसको हम लोग इस इंक्लाइन प्लेन के टॉप से रिलीज कर देते हैं, और हमको ये बताया हुआ है कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये l है। ठीक है। तो इस ब्लॉक को हम लोग इस इंक्लाइन के टॉप से रिलीज कर देते हैं, और क्वेश्चन में हमको कैलकुलेट करके बताना है कि ये जो ब्लॉक है ये बॉटम मोस्ट पॉइंट तक कितने टाइम में पहुंचेगा। तो एक काम हम लोग ये करते हैं कि हम लोग जो है इस क्वेश्चन को इस एलिवेटर के ही फ्रेम से सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले चलो जल्दी से जो है हम लोग इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो भाई देखो इस ब्लॉक के साथ क्या हो रहा होगा, अर्थ जो है वो इसको mg से अपनी तरफ पुल कर रही होगी, ये इंक्लाइन प्लेन इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, और क्योंकि हम एलिवेटर के फ्रेम से सॉल्व कर रहे हैं तो क्या सूडो फोर्स लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि ये एलिवेटर तो एक इनर्शियल फ्रेम है, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना। सूडो फोर्स तो केवल तब लगता है जब हम एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर होते हैं। ठीक है। तो यहां पर तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तो कोई सूडो फोर्स भी नहीं लगेगा। ठीक है। अच्छा, तो
बस यही दो फोर्सेस लग रहे होंगे इस ब्लॉक के ऊपर। अब ये जो mg है इसके कंपोनेंट्स कर लेते हैं। तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, और अलोंग द इंक्लाइन वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। परफेक्ट, ठीक है। और इन सभी फोर्सेस की प्रेजेंस में ये जो ब्लॉक है ये इंक्लाइन के ऊपर a एक्सेलरेशन से स्लाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो अलोंग द इंक्लाइन में न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन लिख सकता हूं। तो मैं क्या कह सकता हूं, अलोंग द इंक्लाइन में लिख सकता हूं नेट फोर्स हो गया mg sin थीटा, और ये बराबर हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो mm कैंसिल आउट हो गया, फाइनली हमारे पास a की वैल्यू आ गई g sin थीटा। बहुत बढ़िया। तो ये जो ब्लॉक है ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर g sin थीटा से एक्सेलरेट कर रहा होगा। अब यार इंक्लाइन के टॉप से अगर हम लोग एलिवेटर के फ्रेम से देखें तो ये रेस्ट से रिलीज किया गया था, ठीक है। तो अब तो यार देखो सिंपली मैं क्या कह सकता हूं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और ये जो ब्लॉक है इसके पास एक्सेलरेशन है g sin थीटा, और इंक्लाइन के बॉटम तक अगर इसको पहुंचना है तो इसको डिस्टेंस कितनी कवर करनी है l, और इसको कितना टाइम लगेगा ये हमको कैलकुलेट करके बताना है। तो u पता है, a पता है, s पता है, t कैलकुलेट करना है। तो कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a t स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो सारी की सारी वैल्यूज यहां पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो यहां पर देखो हमारे पास क्या आ गया, l इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ a की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी g sin थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो जैसे ही हम लोगों ने इस इक्वेशन को सॉल्व करा हमारे पास आ गया t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2l बाय g sin थीटा। सो दिस विल बी दी फाइनल आंसर, ठीक है। चलो आगे बात समझ में, तो चलो आओ फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 में कहा है अ कार इज स्पीडिंग अप ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विद एन एक्सेलरेशन a। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द कार। फर्स्ट पार्ट है अ बॉल इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग थ्रू अ स्ट्रिंग एंड इज मेंटेनिंग अ कांस्टेंट एंगल विद द वर्टिकल, फाइंड दिस एंगल, ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट में हमको कहा है अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन एंड डज नॉट स्लिप ऑन द इंक्लाइन, फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लाइन विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों से दो चीजें पूछी हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, एंड चीजों को अच्छे से समझने के लिए पहले हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। तो अगर क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की बात की जाए तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन हम लोगों को क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम हम लोगों को दिखाई दे रहा है इसमें एक कार है जो कि a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है, और इसके अंदर जो है एक हमने बॉल को थ्रेड से सस्पेंड किया हुआ है कार की सीलिंग से, और ये बॉल जो है ये वर्टिकल से एक कांस्टेंट एंगल थीटा बना रही है, और यही एंगल जो थीटा है ये हम लोगों को कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। अभी बच्चों देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आप लोगों के पास दो ऑप्शन हैं। या तो आप लोग इस क्वेश्चन को ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व कर सकते हो, या यहां पर हम थोड़ी सी समझदारी का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को जो है कार के ही फ्रेम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस कार के ही अंदर जाकर के खड़ा हो जाता हूं, ठीक है, और अब इस बॉल को एनालाइज करता हूं। तो मैं अब इस कार के अंदर खड़े होकर के इस बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। तो आओ देखें, देखो भाई ये जो बॉल है इसको थ्रेड जो है वो टी टेंशन से अपनी तरफ पुल कर रही होगी, अर्थ जो है वो इसको mg से अपनी तरफ पुल कर रही होगी, ठीक है। ये जितने भी सारे रियल फोर्सेस हैं वो हमने ड्रॉ कर दिए। लेकिन जब हम लोग कार में खड़े होंगे तब तो हमें ये जो बॉल है ये इक्विलिब्रियम में दिखाई दे रही होगी। भाई कार एक्सेलरेट कर रही है
लेकिन कार में जब हम बैठे हुए होंगे तब तो हमारे लिए तो कार रेस्ट पर ही होगी ना। तो कार के साथ साथ ये बॉल भी कार की एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करी थी, तो ये बॉल भी रेस्ट पर दिखाई देगी। कहने का मतलब है कि कार के अंदर बैठे होने के बाद ये बॉल हम लोगों को इक्विलिब्रियम में दिखाई देगी। पर बच्चों, एक बात का ख्याल रखना है, कार एक्सेलरेट कर रही है और हम कार के अंदर बैठे हुए हैं, मतलब हम एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हैं। तो हमारे नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर होने की वजह से हमें इस बॉल के ऊपर एक सूडो फोर्स भी लगता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और सूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? जो ऑब्जर्वर की डायरेक्शन होगी उससे अपोजिट। ठीक है, तो ये तो सूडो फोर्स की डायरेक्शन हो गई। और सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है? तो जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उस ऑब्जेक्ट का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, तो भाई ये सारे फोर्सेस लग रहे होंगे इस बॉल के ऊपर। ठीक है, रियल फोर्सेस और सूडो फोर्सेस। ठीक है, तो ये सारे फोर्सेस हम लोगों ने ड्रॉ कर दिए। पर कार से देखने पर तो ये बॉल हमको इक्विलिब्रियम में ही दिखाई दे रही होगी। ठीक है, अच्छा, पर एक काम करते हैं, ये टेंशन जो है, इस टेंशन के हम लोग कंपोनेंट्स कर लेते हैं। तो ये जो टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट है ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा। अब क्योंकि बॉल ये इक्विलिब्रियम में है तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो टी कॉस थीटा है ये बराबर हो जाना चाहिए mg के। ठीक है, इसको हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोबारा से, क्योंकि बॉल इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग कह सकते हैं टी साइन थीटा जो है ये बराबर हो जाना चाहिए ma के। ma क्या है? सूडो फोर्स। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करा, देखो लेफ्ट हैंड साइड पर मेरे पास क्या आ गया? टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, और टी टी तो कैंसिल आउट ही हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड पर ये क्या बन गया? टैन थीटा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या आ गया? एम ए अपॉन एम जी, और एम एम कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया? ए बाय जी। तो हमको थीटा कैलकुलेट करके बताना था, तो थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a बाय जी। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें इसी कार के अंदर अब हम लोगों ने एक इंक्लाइन प्लेन रख दिया है। ठीक है, तो दोबारा से हम लोग पहले क्वेश्चन का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके की सिचुएशन हम लोगों को दी हुई है। ठीक है, अब यहां पर ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा कुछ इतना है कि इस पर रखा हुआ ये जो ब्लॉक है ये इस इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में स्लाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, अब दोबारा से ये थीटा कितना होगा ये हमको कैलकुलेट करके बताना है। तो अब देखो, हम लोग एक काम करते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ही बैठ जाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर बैठ गया, ये पूरा का पूरा सिस्टम मेरे लिए रेस्ट पर आ गया। ठीक है, और ये जो ब्लॉक है ये इस इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। मतलब कहने का ये, क्योंकि अब मैं इंक्लाइन प्लेन पर बैठा हुआ हूं तो अब ये ब्लॉक मुझे इक्विलिब्रियम में दिखाई देगा। ठीक है, तो अब जल्दी से इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो भाई देखो, अब इस ब्लॉक के साथ क्या हो रहा होगा? तो ये जो हमारा ब्लॉक है इसको अर्थ जो है वो mg से डाउनवर्ड पुल कर रही होगी। इंक्लाइन प्लेन की जो सरफेस है वो इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी। ठीक है, और क्योंकि हम लोग इंक्लाइन प्लेन के ऊपर बैठे हुए हैं और इंक्लाइन प्लेन ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, तो हम एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हैं। तो हमारे नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर होने की वजह से हमें इस ब्लॉक के ऊपर एक सूडो फोर्स भी लगता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, हमारी खुद की एक्सेलरेशन से अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है ना, और इस सूडो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा? जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करें उसका मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर।
बढ़िया, ठीक है। अब यार एक काम करते हैं, क्योंकि हमको ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में ही दिखाई दे रहा है, तो ये जो नॉर्मल फोर्स है इसके कंपोनेंट्स कर लेते हैं। तो इसका ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये हो गया एन कॉस थीटा, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये हो गया एन साइन थीटा, ठीक है। तो अब अगर ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो हो जाना चाहिए। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग कह सकते थे एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ठीक है, इसको हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग कह सकते थे एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, और इसको हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो दोबारा से हम लोग एक काम कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को डिवाइड करा तो लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया हमारे पास एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा। तो एन और एन तो कैंसिल आउट हो गए, तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर अगर बात करें तो ये बन गया एम ए अपॉन एम जी। दोबारा से एम और एम तो कैंसिल आउट हो गए, तो ये बन गया ए बाय जी, ठीक है। तो हमको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ही कैलकुलेट करके बताना था, तो थीटा कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए बाय जी, परफेक्ट। सो ये हो गया हमारे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर, ठीक है। तो आई होप बात हम लोगों को एकदम समझ में आ गई। चलो परफेक्ट, फिर आगे बढ़ते हैं अब। सो नाउ अब हम लोग सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन में हम लोगों को कहा है अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर एट रेस्ट। द एलिवेटर स्टार्ट्स डिसेंडिंग with an acceleration of 12 meter per second square. Find the displacement of the block during the first 0.2 seconds after the start. G का वैल्यू हम लोगों को लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, तो बच्चों एक काम करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में जो हम लोगों को इंफॉर्मेशन दी है उसको यूज करके एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो सिचुएशन जो है वो कुछ इस तरीके की है। बच्चों देखो, इस डायग्राम को देख करके मुझे क्या समझ में आ रहा है, ये जो एलिवेटर है ये 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जो है डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है। ज़रा थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो और ये सोच करके बताओ कि क्या ये ब्लॉक जो है वो एलिवेटर के फ्लोर के साथ कांटेक्ट में रह पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भाई ये जो ब्लॉक है ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ही नीचे जा सकता है ना। वो कैसे? अर्थ के फोर्स की वजह से। अर्थ इसको mg फोर्स से पुल करेगी और उसकी वजह से इसका फ्री फॉल होगा और ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। पर जो हमारी एलिवेटर है वो तो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, ठीक है। तो हमने जो है हमने इस ब्लॉक को कोई फेविकोल से चिपका करके थोड़ा ना रखा है एलिवेटर के फ्लोर पे। तो होगा क्या? होगा ये कि एलिवेटर बहुत तेजी से नीचे चला जाएगा और ब्लॉक जो है वो अपनी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से जो है नीचे आएगा। तो इस बार कांटेक्ट ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। इस बार ब्लॉक के और एलिवेटर के फ्लोर के बीच में कांटेक्ट ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहां पर सिंपली हो क्या रहा होगा, तो हमारा ये जो ब्लॉक है ये सिंपली जी की एक्सेलरेशन से फ्री फॉल कर रहा होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बात हमको समझ में आ गई। तो क्वेश्चन में हम लोगों से ये पूछा हुआ था कि फर्स्ट 0.2 सेकेंड्स में इस ब्लॉक का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बहुत सिंपल है, ब्लॉक जो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन g है, टाइम इंटरवल हम लोगों को दिया हुआ है 0.2 सेकेंड्स और डिस्प्लेसमेंट हमको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो हमको u पता है, a पता है, t पता है, s कैलकुलेट करना है। कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब सारी वैल्यूज को यहां पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो देखो ये क्या हो गया, s इज इक्वल टू 0 प्लस
हाफ, ए है 10 और टी है 0.2, मतलब कि 0.2 इंटू 0.2। तो भाई देखो, ये एक पॉइंट से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया s इज इक्वल टू 0.2 मीटर्स, या फिर हम लोग कह सकते थे s इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर्स। बस इतना सा काम करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो, सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो आई होप कि एच सी वर्मा के एनएलएम चैप्टर की एक्सरसाइज में अब किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।